मॉर्निंग बेटा ये 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का आपका सेकंड लेसन है। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता देती हूँ कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे अधिकार होते हैं बेटा जिनके लिए न्यायालय में कोई हम दावा नहीं किया जा सकता, यानी दावा नहीं कर सकते अगर हमारे ये नीति निर्देशक तत्वों का हनन किया जा रहा है या बहिष्कार हो रहा है या उनको मानना नहीं जा रहा। तो बेटा जैसे हम मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है या कोई उनको छीनता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन हम नीति निर्देशक जो हमारे तत्व हैं बेटा अगर इनका कोई हनन कर रहा है तो या कोई छीन रहा है तो बेटा हम न्यायालय में जाकर इनका दावा नहीं कर सकते। और नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा किसी समाज में समानता लाना, यानी इनका जो उद्देश्य होता है बेटा नीति निर्देशक तत्वों का, इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि भाई इन नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा समाज में समानता और सबका कल्याण करने के लिए यानी ये तत्व बनाए गए हैं। और जो बेटा ये नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में, भारत के संविधान में यानी लिए गए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान से भाग 4 में अगर हम भारत का संविधान देखते हैं भाग 4, और अगर आर्टिकल की बात करें तो बेटा 36 से लेकर 57 तक हमारा जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है बेटा उनका वर्णन किया गया है। और भी आपका जैसे लेंथ में अगर ज़्यादा बड़ा लिखना तो इसके उद्देश्य बेटा यही हैं कि एक तो नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसमें ऐसे भी अधिकार हैं बेटा जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, यानी बहुत सारे ऐसे निर्देशक तत्व हैं जो मौलिक अधिकारों के अलावा यानी व्यक्ति को मिलने चाहिए। अब जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है बेटा इस लेसन में, ये आता है कि जो आपका मौलिक अधिकार हैं ये आपके पॉइंट्स है बेटा, आप इनको पढ़ लेना। मौलिक मैं वैसे बता देती हूँ, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक में जो समानताएं भी हैं और कुछ बेटा असमानताएं भी हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं वे एक दूसरे के, इनको कई बार मौलिक अधिकारों को और नीति निर्देशक तत्वों को बेटा एक दूसरे के पूरक समझा जाता है। और मौलिक अधिकार सरकार की शक्तियों पर रोक लगा सकते हैं और नीति निर्देशक तत्व जो हैं बेटा सरकार को कुछ करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मौलिक अधिकार बेटा व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं और जो नीति निर्देशक तत्व हैं बेटा ये सारे समाज की भलाई के लिए यानी इनमें बातें शामिल होती हैं। तो ये बेटा कुछ समानताएं थी इसमें मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों में। अब इसमें परिवर्तन भी हैं, जैसे बेटा मौलिक अधिकार मैंने बताया था कि भाई न्यायालय में परिवर्तनीय हैं बेटा, मौलिक अधिकारों को मतलब बदला जा सकता है, उनमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था कि भाई 1973 में जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी रूप दे दिया, यानी उसको बदल दिया, उसको निकाल दिया गया था। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं बेटा ये परिवर्तनीय नहीं हैं। और जो मौलिक अधिकारों की प्रकृति बेटा नकारात्मक है और जबकि नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है बेटा वो सकारात्मक है। और जो मौलिक अधिकार हैं बेटा वो व्यक्तियों से संबंधित हैं और जो बेटा नीति निर्देशक तत्व हैं आपके वो राज्य से संबंधित हैं। तो ऐसा बेटा ये इसमें मौलिक अधिकारों में और आपके नीति निर्देशक तत्वों में कुछ परिवर्तन थे। जैसे मौलिक अधिकारों को आप ये भी ऐड कर लेना, इसमें मौलिक अधिकारों को तो बेटा आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है आर्टिकल 21 के अनुसार, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व बेटा इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। कभी कभी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व बेटा आपस में टकरा भी जाते हैं। ऐसा होने के कारण ही बेटा जब मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आपस में टकराए उसके अनुसार ही बेटा संपत्ति, जो हमारा मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार था, उसको एक साधारण कानून बना दिया गया था। अब मौलिक अधिकारों में जैसे बेटा जैसे गांधीवादी जो विचारधारा वाले व्यक्ति थे, समाजवादी थे, उदारवादी थे, तो इन्होंने बेटा अपनी विचारधारा में इनकी क्या नाम है मौलिक अधिकारों की आलोचना भी की है। तो आलोचना में तो जैसे एक ही लिख रखा है कि भाई ये परिवर्तनीय नहीं है,
क्योंकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय नहीं, ये इनकी नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना की बेटा कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार तो परिवर्तनीय है, परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, इसके लिए आलोचना भी की गई है। अब आपके जो मेन पॉइंट्स हैं वो बता देती हूँ बेटा मैं। जो आर्टिकल आपका 36 से लेकर 51 तक का वर्णन करती हूँ। जो आपका संविधान है बेटा 36 से 37 में एक तो राज्य की परिभाषा दी गई है, न्यायालय में ये परिवर्तनीय नहीं है, नीति निर्देशक तत्व ऐसा वर्णन है। और जो आपका 38 है बेटा उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना का वर्णन है। और जो बेटा 39 है उसमें संसाधनों का उचित वितरण, महिला और पुरुष को समान वेतन, इस तरह की बातों का वर्णन है। और जो आपका आर्टिकल 40 है बेटा उसमें पंचायत, ग्राम स्तर, जैसे 1973 में भाई पंचायतों को अनिवार्य कर दिया गया था, इन सब बातों का वर्णन है। 41 में बेटा जो है जैसे कुछ ऐसी स्थिति होती है कि काम पाने का जैसे अधिकार, गरीब को बुढ़ापे में, इस तरह की बातों का वर्णन है। 42 में बेटा कार्य न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय दशा में वर्णन होना चाहिए। 43 में निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योगों का विकास। 44 में समान नागरिक संहिता। 45 में बेटा 6 वर्ष से कम, मतलब 6 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्तियों को शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इस तरह का मतलब वर्णन किया गया है। ये 86 संशोधन है 2002 में किया गया था बेटा। 86 संशोधन के द्वारा 2002 में किया गया था कि 7 वर्ष से जो ऊपर के सभी बच्चे बेटा उनको शिक्षा और स्वास्थ्य का पर ध्यान दिया जाए। 46 में बेटा अनुसूचित जनजाति, उनके हित में विशेष प्रावधान, विशेष शिक्षा, सामाजिक मतलब उत्थान, इस तरह का प्रबंध है। 47 में बेटा मद निषेध, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध है। 48 में कृषि और पशुपालन, दुधारू पशु से संबंधित विकास, पर्यावरण संरक्षण। 49 में राष्ट्रीय स्मारक जैसे हमारा लाल किला वगैरह, इनका संरक्षण है बेटा। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण है, यानी अलग अलग बेटा उनकी शक्तियों का वर्णन है। और 51 में बेटा अंतर्राष्ट्रीय शांति, भाई सुरक्षा में वृद्धि, इस तरह का वर्णन है। तो बेटा ये लेसन आपका आज कंप्लीट हो जाता है सेकंड। थैंक यू बेटा।